चलो तो कॉपी पहले कविता की चेक करते हैं क्या लिखा है इन्होंने। तो जो टेस्ट नहीं देगा मैं पहले बता रहा हूँ फाइन लगेगा। मत दो भाई पैसे, मेरी बात ये नहीं भाई मेरे को पैसे दोगे नहीं दोगे तो समझ बात है, पैसे नहीं दोगे तो लापरवाह तो हो रहे हो ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। वो आपके लिए 100 रुपये से ज़्यादा खतरनाक है। आप 100 रुपये के लिए अकाउंटेबल नहीं बन रहे तो वो आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक है। चलो, क्या हिटलर एक विचारधारा है जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है? इसके पक्ष में तर्क दीजिए। एडोल्फ हिटलर एक कुख्यात तानाशाही व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि विचारधारा हिटलरवाद का प्रतीक है। उसकी सोच और नीति और कार्यशैली एक विचारधारा के रूप में आज भी वैश्विक शांति, लोकतंत्र और मानवता के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। एकदम सही बात है, इंट्रोडक्शन सही है। विचारधारा मानने के तर्क: नस्लीय श्रेष्ठता है, आर्य जाति को श्रेष्ठ और अन्य जातियों को हीन मानना, विशेषतः यहूदियों को। तो ना आपको यहाँ एग्जाम्पल देना है। देखो यही तो समझिए, मेरे क्वेश्चन फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जैसे यूपीएससी पूछता है उस लायक। तो आपको ये बताना है जैसे भाई उसने ऐसा किया तो आज कैसे, जैसे अमेरिका में हो रहा है गोरे और काले के भेद के आधार पर, तो ये भी तो नस्लवादी है ना। ठीक है, भारत में जो नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ हो रहा है, ये एग्जाम्पल लिखिए तब जाके अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं, ये चीज़ याद रखिए। तो आपको एग्जाम्पल देना है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में और कहीं के कॉन्टेक्स्ट मिले जरूर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये लिखना ही है आपको। जैसे अपन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नेपाली बोल देते हैं, चाइनीज बोल देते हैं, और वो इंडिया के हैं, सोचो। तो ये नस्लीय श्रेष्ठता इनके। कट्टर राष्ट्रवाद, राष्ट्र हित को मानवाधिकार और अंतर विरोधी कानूनों से ऊपर रखना। अब जैसे कट्टर राष्ट्रवाद का भी एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो आप, जहाँ बहुत बताइए। मानने के तर्क के विचारधारा क्यों मान रही हिटलर को, एक ये तर्क है। तो हाँ, आपने ये भी नहीं लिखा कि क्या हिटलर की विचारधारा पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। अच्छा, ये लिखा है क्या आपने, विचारधारा मानने के तर्क विचार के लिए खतरनाक तर्क पक्ष में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उस अगर आपने पहले, हाँ ठीक है। सत्तावाद, लोकतंत्र का विरोध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन, गणना आधारित राजनीतिक दशा, युद्ध विस्तारवाद, यहूदी अल्पसंख्यक समलैंगिकों विकल्पों के खिलाफ नफरत, सैन्य बल से क्षेत्र अधिक युद्ध में उचित ठहराना। विचारधारा का आपने माने लिख दो, इसके लिए खतरनाक है, जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। अरे नहीं, आपको मतलब डायरेक्ट वही इसे लिखना था, उनके पक्ष में, मतलब क्वेश्चन की डिमांड यही थी। ठीक है, प्रचार की प्रणाली, मीडिया और सोशल तंत्र का उपयोग करके हिटलर ने लोगों की सोच को नियंत्रित किया। ठीक है, जैसे अभी सरकारें करती है वही एग्जाम्पल देने थे, वैसी पर मतलब पॉइंट यही लिखने थे, पर आपको एग्जाम्पल जोड़ना था। अमेरिका, यूरोप, भारत समेत कई देशों में हिटलरवादी विचारधारा को देखने को मिलती है। हिटलर व्यक्तिगत, हिटलर विचारधारा, नस्लवाद, मानवाधिकार का हनन, अधिनायकवाद, लोकतंत्र पर हमला, सही है, अश्रेष्ठता, सामाजिक विघटन, सैन्यवाद, वैश्विक युद्ध और विघटन, निम्न उच्च जाति का विश्व शांति के लिए खतरा है। पक्ष में तर्क दिए, देखते हैं अब यहाँ पे आपका। विचारधारा पुनरुत्थान, इतिहास में वर्तमान तक। वैसे तो हिटलर के शासन 1945 में समाप्त हुई, लेकिन उसकी सोच कट्टर राष्ट्रवाद, अधिनायक आज के आंदोलन के रूप में उभर है, जैसे नियो नाजी अल्टी राइट आंदोलन है। केवल इतिहास की बात नहीं, आज विचारधारा जीवित है। राजनीतिक दूरीकरण, लोकतंत्र के लिए खतरा, इस विचारधारा में लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर करना, मीडिया पर नियंत्रण और असमित आवाज़ को चलना शामिल है। वर्तमान कई देशों में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ते संकेत हिटलरवादी सोच को इशारा करते हैं। तो एग्जाम्पल दीजिए। वैश्विक अशांति और सामाजिक दूरीकरण, कट्टर राष्ट्रवाद और विभाजनकारी सोच के कारण कई देशों में आंतरिक संघर्ष बढ़ रहे हैं। भारत, म्यांमार, रूस, यूक्रेन युद्ध। आधुनिक प्रसार का माध्यम, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से विचारधारा युवा पीढ़ी तक पहुंच रही है, जैसे नेपाल में, सही है। सामान्य नागरिकों, भागीदारों और चुप्पी, यदि आज भी नागरिक समाज सजग न रहते, विचारधारा धीरे धीरे सामाजिक तंग में घुलकर लोकतंत्र के लिए भी खोखला कर सकती है, सही बात है। सांस्कृतिक एकरूपता का आग्रह, विविधता की जगह एक संस्कृति को थोपने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक भी सही बात है। इतिहास से सबक न लेना है, द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी आज भी याद दिलाता है कि नफरत और तानाशाही कितनी घातक हो सकती है, फिर भी समान विचारधारा पुनः उभर रही है। मानवाधिकार पुनः उल्लंघन, अल्पसंख्यक, प्रवासियों और महिलाओं के मानवाधिकार पर हमला, बढ़ता भ्रष्टाचार, जो हिटलरवादी सोच का आधुनिक प्रतिबिंब है, सही बात है। आज का हिटलरवाद आधुनिक के चोले में छिपा हुआ, कभी राष्ट्रवाद, कभी संस्कृति, कभी सुरक्षा के नाम पर। यदि इस सोच को समय रहते नहीं रोका गया तो न केवल मानवाधिकार हनन करेगा बल्कि वैश्विक अस्थिरता और संघर्ष को भी जन्म देगा। इसलिए विचारधारा आज भी संपूर्ण विश्व के लिए खतरनाक है। ठीक है, पर थोड़ा बहुत तो वही है कि थोड़ा एग्जाम्पल और अच्छा करोगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। फिर भी ठीक लिखा है। क्या हिटलर जर्मनी के लिए मुक्तिदाता था या फिर विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था? मूल्यांकन कीजिए। इटली जर्मनी की नाजी पार्टी 1945 से 45 तक तानाशाह, वर्षाई संधि से अपमानित और संकटग्रस्त जर्मनी से उसने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष का लाभ उठाकर सत्ता की प्राप्ति की और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का प्रतीक बना। तो दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयावह त्रासदी का जनक भी था। ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है।
हिटलर जर्मनी के मुक्तिदाता, सकारात्मक आर्थिक पुनरुत्थान। महामंदी के समय जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हिटलर ने सार्वजनिक कार्य और रक्षित उत्पादन भारी निवेश किया। उदाहरण बेरोजगारी 1938 तक 0.5 मिलियन रह गई। ठीक है, रोजगार सृजन किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनः स्थापना, वर्षा संधि के अपमानजनक प्रावधानों को खारिज किया। आर्य श्रेष्ठता और ग्रेटर जर्मनी की भावना को बढ़ावा दिया और एक राष्ट्र एक नेता की भावना। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता, वाइमर गणराज्य के कमजोर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर मजबूत सरकार की स्थापना। औद्योगिक विकास, भारी उद्योग, ऑटोमोबाइल और हथियार उद्योग को बढ़ावा मिला। बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। सैन्य आधुनिकीकरण, प्रतिबंधक के बावजूद जर्मन सेना को पुनः गठित। उदाहरण 1935 में अनिवार्य सैन्य भर्ती लागू की गई, जिसने लोगों को रोजगार भी दिया। सही बात है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति, जैसे रॉकेट विज्ञान में, सैन्य तकनीक में निवेश किया। विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी, नकारात्मक, हॉलोकॉस्ट और नस्लीय अत्याचार, यहूदी, जिप्सियों, विकलांगों, समलिंगी आदि पर नरसंहार, 6 मिलियन यहूदियों को मारा गया। मानव इतिहास के काला अध्याय है। तानाशाही शासन, लोकतंत्र का दमन, संसद को निष्क्रिय कर विपक्षी नेताओं को जेल, मृत्यु। 1933 का एनेबलिंग एक्ट, हिटलर को पूर्ण तानाशाही अधिकार, विपक्ष, प्रेस, न्यायपालिका पर नियंत्रण पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को विघटन किया। वैश्विक विनाश और जर्मनी का पतन, सेकेंड वर्ल्ड वार में 70+ मिलियन लोग मारे गए। जर्मनी का विभाजन पूर्वी पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। विस्तारवादी नीति, ऑस्ट्रेलिया विलय, चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, पोलैंड पर आक्रमण, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। मानवाधिकार हनन, असहमति से कुचलना, गेटस्पो यातना, सिविल प्रेस की स्वतंत्रता हनन किया। विश्लेषणात्मक तुलना, संक्षिप्त, वर्षाई संधि के अपमान से उभरा, राष्ट्रीय चेतना को जगाया, वहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला। हिटलर को मुक्तिदाता होना अल्पकालिक भ्रमक था, जबकि उसके कार्य दीर्घकालिक प्रभाव अत्यंत नकारात्मक थे। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बता ही दिया ना आपने, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हिटलर एक जटिल व्यक्तित्व जिसने एक जर्मनी को आत्मा को जगाया, परंतु उसी आत्मा से युद्ध, तानाशाही, नरसंहार में रोक दिया। इतिहास में दर्ज ऐसा नेता जिसने शुरुआत में आशा दी, पर अंत में मानवता को अंधकार में धकेल दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। और पहले बता रहा हूँ, कल जो टेस्ट दोगे वो बिना देखे लिखोगे आप, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी सर्च करके लिख रहे हो, वो मुझे पता चल जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। देख के लिखोगे मुझे पता लग जाएगा, ये याद रखना है बात। क्या हिटलर एक विचारधारा है जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है? इसके पक्ष में तर्क दीजिए, वर्तमान संदर्भ में उत्तर दीजिए। हिटलर केवल एक व्यक्ति नहीं है था, बल्कि इसकी विचारधारा चरम राष्ट्रवाद, नस्ली श्रेष्ठता, यहूदी विरोध, अलोकतांत्रिकरण और सैन्यवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे प्रमुख कारण है। आज भी यह विचारधारा किसी रूप में जीवित रहती है, तो ये मानवता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। हिटलर विचारधारा प्रमुख विशेषता क्या है? नस्लीय श्रेष्ठता पर बल, आदि श्रेष्ठता सिद्धांत, अल्पसंख्यकों का दमन और नरसंहार, सैन्यवाद व आक्रमण विस्तारवाद, लोकतंत्र उदारवाद का विरोध, प्रोपेगेंडा, भ्रष्टाचार द्वारा समाज का ध्रुवीकरण। पक्ष में तर्क, वर्तमान संदर्भ में नस्लीय और धार्मिक गणना का प्रसार, अमेरिका यूरोप में व्हाइट सुप्रीमेसी आंदोलन को उभार, एकदम सही एग्जाम्पल। बाहर से के देशों में धार्मिक ध्रुवीकरण और अन्य के प्रति नफरत की राजनीति, यहाँ पे वो भी एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति भी लिखना चाहिए। नस्लीय भेदभाव का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो होता है। फांसीवादी प्रवृत्ति का पुनरुत्थान, हंगरी, पोलैंड और तुर्की जैसे देशों में लिबरल डेमोक्रेसी का बढ़ना। ठीक है, खुद यूक्रेन युद्ध में आक्रामक राष्ट्रवाद की झलक। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को शरण, मीडिया न्यायपालिका दबाव डालकर एक तंत्र प्रवृत्ति को मजबूत करना, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा से जनता की राय को नियंत्रित करना। ठीक है, मानवाधिकारों का उल्लंघन, म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अत्यधिक हिंसा। सही है, वैसी शांति के लिए खतरा, चरम राष्ट्रवाद और सैन्य आक्रमण के विशेष युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। नियोनाजी ग्रुप्स का उभार, जर्मनी, यूएसए, रूस में। हिटलर केवल इतिहास का व्यक्ति नहीं, बल्कि असहिष्णुता, नस्लवाद और तानाशाही की खतरनाक विचारधारा प्रतीक है। वर्तमान समय में भी इसके पुनरुत्थान की प्रवृत्ति विश्व शांति और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। सही है, 7.5 नंबर। थोड़ा और इसको अच्छा लिखा जा सकता है, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन, और मैं पहले बता रहा हूँ, जी लगातार 2-3 टेस्ट नहीं दिए उन्होंने, मैं उसको बाहर कर दूंगा फिर। क्या हिटलर जर्मनी के लिए मुक्तिदाता था या फिर विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था? मूल्यांकन कीजिए। हिटलर 20वीं शताब्दी का वह नेता था जिसने वर्षा संधि का अपमानित जर्मनी को पुनः खड़ा किया, किंतु उसकी आक्रामक विदेश नीति और नस्लीय कट्टरता ने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध जैसी महाविनाशक त्रासदी में झोंक दिया। मुक्तिदाता मानने के तर्क, राष्ट्रीय गौरव पुनः स्थापना, वर्षा संधि के अपमानजनक सतह तोड़ते हुए उसने जर्मनी की खोई हुई गरिमा लौटाई। सही बात है। आर्थिक सुधार, महामंदी के बाद बेरोजगारी घटाई, राजमार्ग व सैन्य उद्योगों से विकास को गति दी। राजनीतिक स्थिरता, वाइमर गणराज्य को अराजक लोकतांत्रिक स्थिति के स्थान पर केंद्रीकृत शासन स्थापित किया। सही है।
जन समर्थन, कई जर्मनी ने तो उसे जर्मनी का रक्षक और उभारकर्ता माना क्योंकि वह राष्ट्र को एकजुट कर रहा था। उदाहरण 1936 का बर्लिन ओलंपिक जर्मन गौरव और नए जर्मनी की शक्ति का प्रतीक बना। हिटलर विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। आक्रामक विदेश नीति, लिविंग स्पेस की नीति के तहत उसने ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया। पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना, ये सीधा कारण बना। नस्लीय विचारधारा, आर्य श्रेष्ठ और यहूदियों की प्रतिगणना ने होलोकॉस्ट जैसी मानवीय त्रासदी पैदा की। सैन्य विस्तारवाद, जर्मन पुनः सैन्यकरण ने यूरोप की शांति को तोड़ा। राजनीतिक समझौते की विफलता, ब्रिटेन फ्रांस में म्यूनिख समझौता का दुरुपयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु, वैश्विक तबाही हिटलर की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। मूल्यांकन, हिटलर ने जर्मनी के आत्मगौरव आर्थिक पुनर्निर्माण में योगदान दिया था, किंतु यह अल्पकालिक उपलब्धियां थी। उसकी मुक्तिदाता छवि केवल जर्मन जनता तक सीमित थी, जबकि उसकी नीतियों ने मानवता को गहरे संकट में डाल दिया। इतिहासकारों के अनुसार हिटलर को केवल जर्मनी का मुक्तिदाता माना अधूरा दृष्टिकोण है, क्योंकि उसकी नीतियों का वैश्विक प्रभाव कहीं अधिक विनाशकारी था। हिटलर ने जर्मनी को अल्पकालिक गर्व स्थिरता दी, परंतु उसकी आक्रामक नीति विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध हुई। इतिहास में मुक्तिदाता से अधिक एक विनाशकारी तानाशाह के रूप में स्मरण किया जाएगा। सही है, रेगुलर लिखते रहिए, बहुत फर्क दिखेगा आप लोगों को। चाहे देख देख के लिखिए, पर हाँ ये याद रखना टेस्ट बिना देखे लिखना है। चलो अगर पहला चैप्टर जल्दी हो गया, ठीक है, तब तो दूसरा भी कर लेंगे। अगर नहीं हो तो उसमें टाइम लगता है, एक आध घंटा लग गया तो फिर नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, मंडे को कर लेंगे। पर हाँ ये है कि जहाँ तक पढ़ाऊँगा वहीं तक टेस्ट आएगा। और जो लोग ये टेस्ट नहीं लिख रहे, डेली आंसर नहीं लिख रहे, भगवान ही मालिक है भाई। जब लोगों को बोलता हूँ तो बोलते सर हमें डिप्रेशन में डालते हो। भाई टीचर का काम यही होता है कि पुशअप करना। चलो ये आ गया चैप्टर। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पर ठीक है, एक बार रीडिंग कर लो, बस थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। एक बार 9th क्लास है ना, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मत पढ़ना, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जैसे परंतु जैसे कविता तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, परंतु नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ लिया हो गया बस। जीविका, अर्थव्यवस्था, समाज। खंड 2 में हम जीविका अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे आधुनिक विश्व में वनवासी और चरवाहा समुदाय की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलाव को तय करने में किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजार की आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। हमें भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्था भी है, दूसरे लोग भी जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहे और वनवासियों, घुमंत किसानों और खाने की चीज़ों बिन कर गुजर करने वाले जिंदगी अतीत में कहीं अटक कर रह गई, मतलब आदिवासी जो लोग थे। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी ज़िंदगी का कोई महत्व ही ना हो। खंड 2 के अध्याय में इस बात का रेखांकित किया गया कि हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें हम आज रह रहे हैं, गुजर रहे हुए ज़माने के बचे कुचे लोग नहीं हैं। अध्याय 4 में आप जंगलों की सैर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरी जहाजरानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई ज़रूरतों मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून भी बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए। इन सारे प्रयत्नों से वन संसाधनों को इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदाय की ज़िंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया, लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की थी और सरकारों को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाज़ा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन प्रयत्नों का इतिहास क्या रहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ऐसा मतलब हल्का फुल्का थोड़ा पीटी में का क्वेश्चन पूछा है, परंतु ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लो बस, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है।
9th क्लास बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 10th में भी एक आध चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा, तो वो चाहे प्रिंट आउट निकलवा लेना, पर वो बहुत ज़रूरी है, वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और कोई चैप्टर कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ 8th क्लास NCERT कंप्लीट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, उसको तो 2-3 बार पढ़ के जाना, एग्ज़ाम देने जाओगे तब। 12th में भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एक आध चैप्टर रहेगा, पर याद रखना 8 इंपॉर्टेंट है और 10th का एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 12th में मैं बता दूंगा, बस मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से यही पढ़ना, उसके अलावा विपिन चंद्र पढ़ना और कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। और जो मैंने यूथ कंपटीशन वाले जो है क्वेश्चन उसमें लगाना शुरू कर दो, बस वो क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व करना। पीटी के मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 5 में भी भारत और अफ्रीका के पहाड़ों, रेगिस्तानी मैदानों, पठारों में चरवाहों के पदचिन्हों को ढूंढने की कोशिश की गई। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी के महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी हम विरले कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, उनके इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चारागाहों के समेटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह के असर पड़े हैं। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, अपने समुदाय के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप खुद को कैसे डालते हैं, इस बारे में जानने का मौका मिलेगा। जब तक हम विभिन्न समुदायों समाजिक जीवन में आ रहे परिवर्तनों देखना बोझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज दुनिया कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्या को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे कि जब तक कि हम उनसे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर विचार नहीं करेंगे। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है, चाहे आपको डायरेक्ट चाहे मेंस में फ़ायदा करे ना करे, इनडायरेक्ट वे से तो फ़ायदा करेगा, ठीक है। पीटी में भी इनडायरेक्ट वे से फ़ायदा करें, पर याद रखना ऐसे लिखने में आपके लिए, अब यहाँ एक चीज़ ये पता चल रही है कि जब आप ऐसे लिखो तो उस समुदाय के बारे में भी लिखिए जिनके बारे में कहीं अपने को नहीं दिखता है। ये चीज़ याद रखना, इन 2 चैप्टर का यही रिलेवेंस है। वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेगी आपको जो ऐसे में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। इस किताब का कागज़, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ व रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलफोन रैपर, वीडियो के तेंदुपत्ते, ठीक है, गोंद, शहर, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है। अब ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जामों में आराम से पूछ ली जाती हैं। भाई चॉकलेट में जो इस्तेमाल होता है वो तेल किसके पौधों से आता है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें तो जंगलों से ही आती है। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियाँ मिल जाती हैं। ये विविधता तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाह, ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया। देखो अब ये कितना अच्छा फैक्ट है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो मेंस में। तो मैं फिर बताऊँ, इनडायरेक्ट वैसे तो है अच्छा खासा यूज। अब देखो यूपीएससी पीटी में पूछा भी था साल 1, अब थोड़ा आइडिया यूपीएससी में फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो इमेजेस दे रही रहती है। अब देखो आप सोचे कि साल 1 छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में किस टाइप के वन पाए जाएंगे। यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट। घना होने के कारण जंगल की सतह सूरज की रोशनी यहाँ कमी पहुँच पाती है। इस क्षेत्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियाँ देख सकते हैं। वनों का विनाश क्यों हुआ? वनों के लुप्त होने का सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, वैसे तो प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान उसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिए। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। जमीनी की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे हिस्से पर खेती होती थी, ठीक है। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया, ठीक है। अब ये है एंड द वैलीज वर फुल, जब घाटियाँ भरी पड़ी थी, उसकी पेंटिंग है कोई। लोकता जैसे देश से अमेरिकी आदिवासी समूह इन विशाल उत्तरी अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते थे, बेसिन का शिकार करते थे, जंगली पौधों में खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बेसिनों के लिए विशाल भू भाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बेसिनों को बहुत बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी कई वजह थी। पहले अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादों को जमकर प्रोत्साहित किया। याद रखना ये कारण कि भाई क्यों प्रोत्साहित हुई। औपनिवेशिक काल में खेती का तेजी से फैलाव क्यों हुआ, तो पहला कारण उसका ये है।
व्यवसाय फसलों को उसने बढ़ावा दिया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। दूसरा कारण ये था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह भी थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में अपनी से सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस वैट के बियाबान पर खेती करके उसके राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। ये था वनों के विनाश का कारण। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। क्यों? जंगलों को काटा गया। खेती विस्तार को हम विकास सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के लिए पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। तो उससे सवाई सी बात है। फिर देखो, इसीलिए इन्वायरमेंट का लॉस हुआ है। अब यहाँ कुछ दिया है, किसी स्थान पर खेती न होने मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पद प्रदेशों के नेतृत्व में पुरातन राष्ट्रों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदाय के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारिंदजेरी मतलब वहाँ की जो नॉर्मल ट्राइब थी, वो लोग तो रहते थे ना। अब ये अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई हमने सिविलाइज किया है उन लोगों को, कि अपनी ज़मीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगुरिंदरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। ये ज़मीन 5 अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तान मैदानों, तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थे, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। परंतु अंग्रेजों ने यहाँ पे जाके अपनी सिस्टम को लागू किया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो कोई भी शोषण करेगा ना, वो हमेशा अपने आप को प्रूव करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हम शोषण कर रहे हैं, नो, हम तो इनका विकास कर रहे हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। प्रति जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा। यह वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। इसलिए याद रखना, कभी सरकार ये नहीं बोलेगी कि हम शोषण कर रहे हैं, वो हमेशा बोलेगी हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये चीज़ याद रखना। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हॉर्डिंग ने 1896 मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखते हैं, आज इसे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया कि गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तनों की इच्छा रखती है, या कि इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए? वास्तविक स्वामी कौन है? जो ट्राइबल्स है, जो इसके मूल्यों को नहीं समझ सकता। ये मध्य अमेरिका इस सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे है, जो ना तो इस घर का उपयोग कर सकते हैं, ना ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि इन्हें बनाना रिपब्लिक नाम से जाना गया। सोचो तो समय बताओ, सब लोग जो है अपने फायदे के लिए कर रहे थे। अब देखो, पटरी पर स्लीपर बनाने के लिए सोचो, अब जाके तो सीमेंट के बनने लगे हैं ना, तो आप भी आज भी जाओगे ना तो लकड़ी से ही बनते थे। नए शब्द स्लीपर, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरी को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। याद रखना, ऐसे जो लगे रहते हैं। और ये रेल की पटरी रहती है, तो ये तो लोहे की रहती है, पर ये लकड़ी की। आप जाके सीमेंट में चेंज हुआ है। सिंह भूमि के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण, ठीक है, छोटा नागपुर, मई 1897। अब ये भी देखो, यहाँ से एक आइडिया लगा सिंह भूमि कहाँ पे है। छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड हुआ ना। हाँ, याद रखना ये चीज। तो यहाँ याद रखना, साल के वन वहाँ पाए जाते हैं। तो यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछा है। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग को पेड़ों के काटने, उनसे पटरी बनाने के लिए आदिवासी को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनके अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों काटने की अनुमति नहीं थी। सोचो विडम्बना, उनको नहीं है। अभी बांस के बड़े कास्टलॉन्ग नदी में बहकर जाते हुए चिटगांव गोंग पर्वतीय पट्टी। चिटगोंग कहाँ पे है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में म्यांमार में है। इरावती नदी है ना, वहाँ पे पुष्पा नदी देखा होगा, पुष्पा मूवी देखा होगा, तो उसमें जैसे नदी बहता है ना, तो वैसे ये लकड़ियों को व्यापार किया जाता है इरावती नदी में। याद रखना, ये मतलब कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, इसी से आज भी होता है ये। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी थी। अब याद रखना, ओक के पेड़ याद रखना ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो, पीटी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखाई जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी गई हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। सोचो, लकड़ी भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। याद रखना ये चीज़।
इसलिए बोला जाता है रेलवे लाइन ने कैसे भारत का शोषण किया है, तो ये उसी का कारण है। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अब सोचो कितने पेड़ों को काटा जाता होगा। बाद में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ बड़ी बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ शिल्परों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। और एक और चीज़ मैं विडम्बना वाली बताता हूँ। देखो इनके कार्यकाल में इतना रेलवे का विकास हो गया था ना, सोचो मतलब 1860 से शुरू किया 1945, तो ये लगभग मान के चलो 100 साल भी नहीं है ना। जिन्होंने मतलब 100 साल में जो काम कर दिया ना, सरकार जो आज़ादी के 75 साल में अभी इनका आधा काम भी नहीं कर पाई है रेलवे पे। ये हकीकत है, अब जाके देख लेना चाहिए कितने किलोमीटर उन्होंने बढ़ाया, आधा काम भी नहीं किया है। रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के म्यूट करो किसकी वो नहीं सहजता हुआ हाथी। अपने से दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगली और लकड़ी के गोदाम भरी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। याद करो पहले मंदिर वंदिर बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे उसके लिए भी किया जाता था। मुल्तान और शुकुर के बीच इंडस वैली रेलवे नामक, मुल्तान मतलब पाकिस्तान, इंडस वैली मतलब समझ सिंधु नदी नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 शिल्पर शेल प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट एंड 10 इंच 5 इंच मतलब 3.5 घन फुट प्रति इकाई के लिए 6 लाख शिल्पर की जरूरत होगा कि ये 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की है। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। शिल्पर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। ये ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झाड़ के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़े हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 करोड़ होने का ही 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख की शिल्परों की जरूरत थी। अब सोचो ऐसे काट के लेके जाया जा रहा है। अब लोग घर की ज़रूरतों के लिए भी काटते थे, दूसरा ऐसे जो शिल्पर शैली है इनके लिए बनाया जाता था। लट्ठे काटने के किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता था जिसमें ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन लकड़ी, अब देखो ये ऐसे लेके जा रहे हैं कच्चे रास्ते से, इनके लिए पक्की रोड बन चुकी है और ये कितनी कम मात्रा में लेके जा रहे हैं, ये देखो कितनी बड़ी मात्रा में लेके जा रहे हैं। और ये हो सकता है इसके लिए पेड़ काटने की जरूरत पड़े ही ना, इसके लिए पेड़ काटना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं बागान। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और उनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। अपनी सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। ये देखो किस टाइप की चाय, शायद इस टाइप की चाय अभी भी चलती होगी। व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत। ठीक है, पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों की इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों के उपयोग में व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्हें डाइट्रिच ब्रेंडिश नामक जर्मन विशेषज्ञ इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। तो ये जैसे पीसीएस विशेष में पूछा जा सकता है कि पहला कौन था महावन निदेशक। ठीक है, ब्रेंडिश ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर जंगलों की लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रेंडिश ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई। यहाँ जिस पद्धति शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। मतलब उन्होंने भाई समझ बात उस टाइम अपने फायदे के लिए किया था ना ये सारी चीज़ें। अब देखो कितने गहरे गहरे जंगल है।
इटली से टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा है। सोचो, पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं, पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए उपयोगी नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीधे में लगे इन पेड़ों को देखेंगे मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया था। मतलब समाजवादी का पर्पज यही था। कांगड़ा याद रखना, कांगड़ा जाकर कहाँ होगा अपना, उत्तराखंड कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में होगा शायद। एक देवदार कहाँ पे है अनु बताइए, कांगड़ा कहाँ पे है? कुल्लू मनाली कांगड़ा ये सब हिमाचल प्रदेश में है ना या उत्तराखंड में है? अरे कांगड़ा वैली भी तो है ना, कहाँ पे है बताइए। मतलब मेरे कहने मतलब है कि ये चीज़ याद रखना कि देवदार वन, तो देवदार फॉरेस्ट हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में पाए जाते हैं। मतलब ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले जम्मू कश्मीर उधर इलाके में पाए जाएंगे। द इम्पेरियल फॉरेस्ट ऑफ स्कूल देहरादून, भारत ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल था। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विभिन्न प्रजाति वाली प्राकृतिक वनों को काट डाला। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों को सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र को नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने भी यह भी तय किया है कि बागान कितना क्षेत्र प्रतिशत काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। तो ये तो तरीका चलो फायदा भी है कि अगर आप जितना काट रहे हो उसी रिप्लेसमेंट पे अगर आप बढ़ा रहे हो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गाँव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे, यह रिजर्व फॉरेस्ट एरिया हो गई। वे घर बनाने, ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। नए शब्द वैज्ञानिक वानिकी क्या होती है, ये पूछा जाता है तो डेफिनेशन के रूप में काम आ सकता है आपके मेंस के आंसर राइटिंग में। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वन पालो ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ तक एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों, ठीक है, जैसे ईंधन, चारे में पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों को मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलों के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया, दूसरी किस्में काट डाली गई। तो ये चीज़ याद रखना, सागौन के पेड़ और साल के पेड़ लंबे होंगे। अब देखो यूपीएससी ने ये फिर क्वेश्चन पूछा था 2024 में, महुआ याद रखना, छत्तीसगढ़ उधर बहुत ज़्यादा है। गांव वाले उजाला होने के पहले उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते हैं। महुआ के पेड़ बेस कीमती है, महुआ के फूल भी खाए जा सकते हैं। उन्हीं का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है, इसके लिए बीजों से तेल भी बनाया जाता है। तो देखो कितना मल्टीपल यूज है उसका। सूखे तेंदुपत्ते से बीड़ी, ये सब सारी चीज़ें बनती है। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने तेंदुए के पत्तों की बिक्री का आय का एक प्रमुख साधन, और आज भी है। छत्तीसगढ़ में जाओगे, झारखंड में जाओगे ना आप, वहाँ पे लोग भी आज इन्हीं से आय कमाते हैं। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिला, वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते हैं। अब देखो मतलब कितना वनों का वाणिज्यिक मूल्य भी है, आर्थिक मूल्य के साथ साथ में उनका एक सांस्कृतिक मूल्य भी है, आजीविका साधन है, खान पान है, सब कुछ है। वन्य इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादकों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बाँस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती है और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए किया जा सकता है। सूखे हुए कुमड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता है। सोचो, नेचुरल है, बोतल बनाने की जरूरत है ही नहीं प्लास्टिक की। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ कर खाओ, फेंको, किस्म के पत्तल और धोने बनाए जा सकते हैं। याद करो पहले ऐसे यूज होते थे, पर आजकल प्लास्टिक का यूज होने लगे। सोचो इन्वायरमेंट के लिए कितना खतरा है। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमो, सूती, रेशम का कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है और महुए के पेड़ से खाना पकाने, रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। खलिहानों से अनाज लाते हुए, अब देखो यहाँ से सब कुछ व्यवस्था है भाई। जंगलों को प्रिजर्व करके रखोगे तो खलिहानों से पुरुष टोकरी में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधों के आर पर छड़ी में बंदी टोकरियों को ले जाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद, मूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर होते थे, जो उनसे घूस ऐंठते थे।
जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात हो गई। अब ये देखो यहाँ से शोषण बढ़ेगा धीरे धीरे। इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पे सरकारें कंट्रोल करती है ना धीरे धीरे, उस एरिया में फिर शोषण बढ़ता है। टोंगे खेती एक ऐसी व्यवस्था जहाँ किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थरावडी डिवीजन से लिए गए चित्र से किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे और प्रत्येक छेद में धान बोते थे। अब ये देखो ये नया तरीका है खेती करने का। वनों के नियमन हेतु खेती कैसे प्रभावित हुई? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंत खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। झूम या घुमंत खेती वही होती है कि जैसे क्या होता है, स्लेश एंड बर्न भी बोलते हैं इसको। यहाँ से जलाएंगे तो यहाँ 2-3 साल मतलब खेती करेंगे, फिर यहाँ से मूव करेंगे, फिर इस जंगल को जलाएंगे, फिर दोबारा यहाँ पे जब जंगल वंगल हो जाएगा, ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी, फिर वापस आते हैं। तो यही होती है घुमंत खेती। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा। तो ये भी यार क्वेश्चन पूछा भी है। अफ्रीका में चितमैन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंत खेती के लिए गया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदान और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम हैं। तो ये पे पूछ सकता है ये क्या है करके, याद रखना ये चीज़। घुमंत कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज भी बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल बन जाते हैं। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में जवार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा। तो ये चीज़ याद रखना कौन एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है। लैटिन अमेरिका अन्य भागों में मक्का, वहाँ फलिया। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में ये तरीका जंगलों के लिए नुकसानदायक था। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक जहाँ कुछ ही सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों को चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। ये बात सही है, इसलिए अंग्रेजों ने इस प्रथा को रोका। घुमंत खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंत खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया और कुछ को अपना पैसा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। अब देखिए ये विद्रोह आएंगे, जनजातीय विद्रोह में आएंगे, या फिर यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछता भी है। देखो अब ये आग लग जाती है इसे जंगलों में। जंगल के लिए पेंदा या पोंदू हिस्सों को जलाना। घुमंत खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामने से चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद रात के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। सब नेचुरल होता है। सोचो मछली मारने वाला लड़का, सोचो बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल जाते हैं, बहुत जल्दी ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना और खेती करना सीख जाते हैं। बांस के ट्रैप को जिसे लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़ा है, वो भाव के मुहाने पर रखकर मछली इसमें चली आती है। ये वाला जाल वाला होता है। अब सोचो ये कितनी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, इससे ये भी पता लगता है ये मतलब कितनी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। अरे आज अपने को यही इसी चीज़ की ज़रूरत है ना कि अपन डिपेंडेंट नहीं रहे। सोचो ये जंगल तो पहले आत्मनिर्भर ही थे। शिकार को आज़ादी किसे थी? शिकार की आज़ादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानून ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया है। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी होगी। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानून ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों को आखिर एक खेल बना दिया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों को शिकार करना सदी से दरबारी और नवाबी संस्कृति इस तरह। यही कारण है कि भारत में जो है टाइगर वाइगर ये सब चीज़ें खत्म हो गई। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादे और सम्राटों के शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चैलेंज पैमाने बढ़ा कि कई प्रजातियां देखो गर्व का प्रतीक मान रहे हैं इनको, और आज इसी के लिए संघर्ष हो रहा है। लगभग पूरी तरह लुप्त हो गए। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर, जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि वो खतरनाक जानवरों को मारकर हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। सोचो बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम की लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ। सोचो आज टोटल जनसंख्या भी नहीं होगी इतने बाघों को तो ऐसे ही मार दिया गया। 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़े मार गिराए। धीरे धीरे बाघ के शिकार के खेल को ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अगले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था।
पारा में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों संरक्षणवादी ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजाति सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। अब देखो नेपाल में शिकार के बाद लोड रीडिंग, फोटो मत बाबू गिनती करे छोड़ो। अपनी सरकार और राज्य सरकार के जाते थे, जब शिकार के लिए जाते थे नौकरों की पूरी फौज होती थी। गाँव के कुशल शिकारी हांका लगाते थे और साहब बस गोली भर चलाते थे। तो प्रतीकात्मक कितना खतरनाक है अंग्रेज। बेगा मध्य भारत के वन समुदाय है, ये चीज़ याद रखना। मध्य भारत मतलब एमपी की ये जनजाति है। यूपीएससी में फिर मैं बार बता रहा हूँ, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ट्राइबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा एक आध बार, तो ये यहीं से क्वेश्चन पूछे गए। 1892 में जब उनकी घुमन खेती पर रोक लगा देगी तब उन्होंने सरकार को यह याचिका दी। ठीक है, हर रोज़ हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं हैं। आग तप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। अब हम खाने के लिए मर रहे हैं, हमें कहीं जी भी नहीं सकते। हमने ऐसे क्या गलती की है? सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहकर आए, हमें सरकार अधिकार नहीं देती। तो ये याद रखना, ये किस चीज़ के लिए? जनजातियों का जो शोषण हुआ है, तो वो चीज़ याद रखना उसके लिए है। इसीलिए जनजाति विद्रोह ऐसे नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादकों का व्यापार करने लगे। ठीक है, महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मेनियो उगाने वाले ब्राज़ील अमेज़न के मनोदूर समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र प्रारंभ किए। तो ये भी याद रखना, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा फेमस है। कालांतर में वे व्यापार चौके की ओर नीचे उतर आए, पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। ठीक है, हिंदुस्तान में वन उत्पादों को व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से आदिवासी समुदाय, बंजारा आदि घुमन समुदाय के माध्यम से हाथियों, दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। ये याद रखना है। अगर आप देखोगे उधर पीवाईक्यू में तो ये चीज़ था कि भारत से किन किन चीज़ों का व्यापार किया जाता था। पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन अंग्रेजों आने के बाद व्यापार को पूरी तरह सरकार नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार को इजाज़ेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरवा, कराचा व येरुकुल्ला जैसे अनेक चरवाहे घुमन समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ ही को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और इस सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियाँ, खदानों, बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संताल और उराव, याद रखना ये चीज़, जनजाति है। छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरत दोनों को भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थिति इतनी खराब थी, उन्हें उनके गाँवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। इजाज़ेदारी याद रखने से मतलब है एकाधिकार, प्रभुत्व तो मतलब उन्हीं का ही स्वामित्व रहेगा। पुतुमायो में रबड़ की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियाँ भयावह थी। अमेजन के पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़, याद रखना, तो अमेजन मतलब जो साउथ अमेरिका का जो है ब्राज़ील वाला पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रबड़ वहीं होता है। कंपनी ब्रिटिश में पेरुवियन साझे में रबड़ की निकासी हुई तो कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों के बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियन को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियन को कत्लेआम शुरू कर दिया। सोचो, लोगों की उस टाइम कोई वैल्यू नहीं होती थी, जो गुलाम बना के लेके जाए जाते थे। थोड़ी ही देर में बच्चे, महिला और पुरुषों के 150 लाशों से जमीनें ढक गई। खून से नहाए हुए, दया की भीख मांगते हुए जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। सोचो, जिंदा जला दिया गया। मैंने चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। सोचो, इसे पता लगता है कि मतलब कितनी खतरनाक स्थिति है ये शायद छत्तीसगढ़ का इलाका है ये। हाँ, अब देखना, थोड़ा बहुत आइडिया रखना। जैसे महानदी नदी है, यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है,
और थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ये कोडागांव गाँव, ठीक है, बस्तर जगदलपुर यहाँ से नक्सली इलाका है। कांगेर, सबरी, ठीक है, कि वहाँ सबरी याद करो कि राम जहाँ जाते हैं वो वाली। इंद्रावती नदी यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। गोदावरी नदी तो महाराष्ट्र में होगी उधर, ठीक। बेला डेला पाइडे, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में है। ये वन विद्रोह, हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय अपने ऊपर थोपे के बदलाव के खिलाफ बगावत की। संताल परगना में सिंधु और कानू, अब ये यार ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में ऐसे ही एक विद्रोह को विस्तार से अध्ययन करें। बस्तर रियासत मतलब छत्तीसगढ़ का। बस्तर के लोग जो सन 2000 में बस्तर 1947 में बस्तर रियासत कांकेर रियासत में मिला दिया गया। कांकेर देखो ये रहा, ये वाला बस्तर वाला इलाका है, कांकेर वाला इलाका। और ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। यार 2000 से पहले बस्तर था, मतलब छत्तीसगढ़ एमपी में तो आता था, फिर बाद में एमपी बना, एमपी से अलग हो गया, छत्तीसगढ़ बना। इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर, दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में जिले छत्तीसगढ़ हिस्सा बने। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में शुरुआत हो, जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। तो इसी के बारे में बता रहा है। बस्तर के लोग, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर, यही याद रखना, यहीं पे नक्सलवाद है सबसे ज़्यादा खतरनाक। बस्तर का केंद्रीय भाग पटारी है। पटारी है तो यहाँ याद रखना पानी रुकता नहीं है, बह के चले जाता। तो यहाँ दिक्कत यही है, सरकार इनके लिए व्यवस्था करती नहीं है। इस पठार के उत्तरी में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, ये चीज़ याद रखना। बस्तर में मारिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, बतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा, जाके देखना 2021 का क्वेश्चन। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद उनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाँव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में प्रत्येक खेती और त्यौहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा नदी, जंगल में पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। क्योंकि हर गाँव को अपनी चौहदी पता होती है, इसलिए लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदा और देखभाल करते हैं। यदि एक गाँव के लोग दूसरे गाँव के जंगल में तोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, डांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदारी रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने गाँव को समूह के गाँव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। अब देखो, ये बस्तर में सेना का कैंप है 1910 में। बस्तर में सेना के कैंप का चित्र 1910 में लिया गया है। सेना तंबू, बावर्ची और सिपाहियों के साथ चलती है। एक सिपाही विद्रोह से सुरक्षा कैंपों की पहरेदारी कर रहा है। अरे राजा महाराजाओं के टाइम में वैसा ही होता था, खाना वाना बनाने का सब चीज़ें सामान साथ में लेके जाया करते थे। जब सैनिक इधर से उधर जाते थे तब लोगों के भय और अपनी सरकार ने 1905 जब बंगाल के 2/3 हिस्से को जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमन खेती को रोकने और शिकार वन्य उत्पादों को संग्रहण पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गाँवों को आरक्षित वनों में शर्त पर रहने दिया गया है कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गाँवों का वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गाँवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के लिए हटा दिए गए। काफ़ी समय से गाँव वाले जमीन के बड़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथ बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 से 1900 में, फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी को काम कर दिया। याद करना, बिरसा मुंडा विद्रोह इसी टाइम होता है, जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा, उलगुलान विद्रोह के रूप में। क्यों? उस टाइम देखो संकट बढ़ गया था, तो उस टाइम जरूरी हो गया था। लोगों ने बाजार में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गाँवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण का सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गाँव चक्कर काटने लगे। यह गाँवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गाँव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूलों, पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनः वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और उसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है, पुलिस वालों, व्यापारी, जंगल के अर्धलियों
स्कूल मास्टर और प्रवासियों को हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। ये याद रखना, छत्तीसगढ़ में ही है। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबों को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी मई लग गई। फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोह की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्रों को 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। तो इससे ये भी पता लगता है कि भाई विद्रोह करना कितना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो शोषण और बढ़ता जाएगा। अगर जब आप विद्रोह करते हो तो एटलीस्ट उसमें कुछ तो कमी होगी। बस्तर के जंगलों लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग की लुप्ति उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों को जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरण विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया की एक और इससे इंडोनेशिया की तरफ चले, जरा देखिए इस वक्त वहाँ क्या हो रहा था। उससे पहले एक बार इधर आओ। अब देखो, भोंडिया ने 400 लोगों इकट्ठा कर कई सारे बुकरे गया काम से बकरे सारे बकरों को कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मोरेंगा स्कूल जला दी। केसलूर में, लाइने में पशु अवरोधशाला और टोकापल राजूर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने की बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया माझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी को रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमिल्ली चले गए। बुंद, माझी और हरचंद नायक ने मुख्य दल की कमान संभाली। अभी देखो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत एक आइडिया लगता है कि उस टाइम क्या हो रहा था, बस उस संदर्भ में दिया रहता है। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं कि कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोपली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर ज़मीन लेनी शुरू कर दी है। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए ज़मीन ली जा रही है। यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया, लड़ाई शुरू की। उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोपली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हरे गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए। चित्रपाल के गार्गी, देवा और मखोला माकी मिराज के दोल और अम्बराबुंदी बालेरास का वांदा पंदो, पालियम गोंगा, दूसरे देश सारे लोग, क्या क्या नाम है भाई। इस तरह से नंदरासा के एक बुजुर्ग चेंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ पुरुनिया थे, पालेम के मिल्ले मुंदाल, नंदरासा के सोयकाल और धुरवा और पंडवा माझी। हर परगना से लोग अल्नार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटा ने सबको घेर लिया। गुंडा दूर उड़ सकते थे इसलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ी में छिपकर पेट के बल भागे। पेट के बल भागना एक मुहावरा है ये। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव घर जाके पहुंच गए। जावा के जंगलों में क्या हुआ, याद रखना, जावा मतलब इंडोनेशिया। जावा का आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांश वनाच्छादित था। इंडोनेशिया का डच उपनिवेश था। जैसा कि हम देखेंगे, भारत इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ये वह क्षेत्र जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की तथा अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घूमंत खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे, जावा में कलांग समुदाय के लोग कौशल लकड़हारे और घूमंत किसान थे। उनका महत्व तो इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 लोग कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया।
उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी याद रखना, डच जो है भारत के जो कोरोमंडल तट होता है यहाँ पे व्यापार किया, क्योंकि ये इधर थे, साउथ एशियन कंट्रीज में थे, तो ये इधर इसी इलाके में नहीं आए ये लोग। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेश ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुँच की बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्य के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चुराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन, वन सेवा को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से 2,80,000 स्लीपरों को निर्यात किया गया। जाहिर पेड़ काटने और लट्ठी को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया, और बाद में कुछ गाँवों के शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए बेस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। सोचो देखो कैसे शोषण कर रहे हैं। इस व्यवस्था को बेलेनडोंगगेडिस्टेन के नाम से जाना जाता है। बाद में जब वन ग्राम वासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रानदुबलातोंग गांव के निवासी सुरोनतिको सामी ने जंगलों पर राज के मालिकाने पर सवाल खड़ा करना आरंभ कर दिया। इसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। ये याद रखना, ये है नेचुरल राइट। यही मांग की जाती है। जल्दी ही व्यापार आंदोलन खड़ा हुआ। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार के विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर उसका विरोध किया, जबकि दूसरे लोगों लगान या जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया गया। अब ये पहले ये देखो, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वॉन ओजेनड्रॉप ने उपनिवेशी कालीन जावा में कहा था, भाटिविया क्या लोग चौंक पड़े, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकाएं नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक और व्यापारी संगठित दलों को जिनकी जड़ें धरती से धसी हैं छोड़ते हैं। और हाँ, जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण की बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है, साथ जितनी जरूरत हो उतने व्यापारी जहाज़ों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये शोध कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब देखो, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 2017 आई थिंक, हाँ 17 या 16 में, कि इंडिया का जो अंडमान निकोबार है ना, उससे सबसे कम दूरी पे कौन आएगा, तो सुमात्रा था उसका आंसर। तो ये याद रखना, यूपीएससी मतलब मैप से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बटाविया यहाँ है, जावा यहाँ है, सुमात्रा यहाँ है, बोर्नियो यहाँ। यूपीएससी इसका भी क्वेश्चन पूछा है। दक्षिणी चीन सागर के बारे में पूछा है। ये मलय प्रायद्वीप है, उत्तरी बोर्नियो, सारावोक, सेलेबस, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मतलब। डच ईस्ट इंडिया 1930 में यूरोपीय आबादी लगभग 2,40,000 थी, 1% से कम। चीन 1930 में 12 लाख, 2 पते रबड़ और चीनी के इलाके ज़्यादातर डच स्वामित्व में थे। इंडोनेशिया के ज़्यादातर जंगल सुमात्रा, कालिमतान और पश्चिमी ईरान में स्थित है। जावा की ही वह जगह है जहाँ डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। ये द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। युद्ध और वन विनाश से, ठीक है। इंडियन म्यूनिशन बोर्ड सुल पेगोडा पर एकत्रित जहाज़ों में लाने को तैयार। वॉर स्टिमुलस स्लीपर, देखो ये सब तैयार हो रहे हैं। पहले दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि अपने उपनिवेशों की संपदा व्यक्तियों के ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। सोचो, क्योंकि इकोनॉमी यहीं से मिल रही थी ना इनको। दोनों इस युद्धों को हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया। वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। पहले दूसरे विश्व युद्ध को जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने बसम कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्टों के ढेर जला दिए गए, जिससे जापानियों का हाथ न लग जाए।
याद करो, देखो जापान उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उस टाइम इधर ही तो पूरा आक्रमण कर लिया, तभी तो अमेरिका फिर पार्टिसिपेट करता। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों को निर्मम दहन किया। बहुत सारे गाँव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने और लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों को संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने भी यह मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेश में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर जगह घने जंगल सिर्फ इसलिए बच गए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरकुड़, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। ये भी याद रखना। पवित्र जंगल मतलब पूजा करते हैं वहाँ पे, इसके कारण जो है नेचर का संरक्षण होता है। कुछ गाँव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसा करते रहे। इससे हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता था। स्थानीय वन समुदाय पर्यावरण वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में भी सोचने लगे। अभी तक लट्ठों का गोदाम है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन जो लिखना है इसमें, इससे जंगल के प्रभावित होते थे कार्य भूमि में बताइए। छोड़ो, ओले आप टेस्ट ही दे लेना, ठीक है। अब इसका एक चैप्टर बचा है, ऐसे यहीं तक कोई नहीं, क्वेश्चन यहीं तक आएंगे आपके, ठीक है। 5 क्वेश्चन होगा, टेस्ट होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सबको लिखना और बिना देखे लिखोगे, ईमानदारी से लिखना है। चलो ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं। आई होप कि दोनों टेस्ट दोगे आप लोग। चलो ठीक है, बाय बाय।